नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर राशिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात पेरिस सम्मेलन हुए थे, जिसके तहत विभिन्न संधियां की गई थी। और पेरिस सम्मेलन के अंतर्गत कुछ शक्तियां बड़ी प्रभावशाली रहीं या कुछ व्यक्तित्व बड़े प्रभावशाली रहे, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम को रखा था, जिसके तहत विभिन्न व्यवस्थाएं की गई थी। उसको हमने पिछले वीडियो में देखा है। इस वीडियो में आइए हम अन्य प्रमुख राजनेताओं, राजनीतिज्ञों या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लॉयड जॉर्ज ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रूसी क्रांति के विरुद्ध अभियान का संगठन करता था। यह एक अपने राष्ट्रीय जनमत का ख्याल करके जर्मनी के साथ सख्त दृष्टिकोण अपनाया। इंग्लैंड के व्यावसायिक हित के लिए जर्मनी का समृद्ध होना आवश्यक था, इसलिए जर्मन नौसेना के विनाश के अतिरिक्त वह जर्मनी का और दमन नहीं करना चाहता था। साथ ही वह फ्रांस को भी अधिक शक्तिशाली नहीं देखना चाहता था, अर्थात पेरिस में सबसे अधिक लाभ उसे ही हुआ। क्लीमेंचु यह राजनीतिज्ञ का शेर, विज्ञान, फ्रांस और स्वतंत्रता से प्रेम करने वाला फ्रांसीसी प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क ने फ्रांस को केवल एकाकी और मित्रविहीन बनाया था, जबकि क्लीमेंचु जर्मनी को असहाय और शक्तिहीन बना देना चाहता था। राष्ट्रसंघ का सहारा लेकर इसने विल्सन से अपनी शर्तों को मनवाने में सफलता प्राप्त की। वह अपने देश के अतीत के लिए क्षतिपूर्ति और भविष्य के लिए सुरक्षा चाहता था। क्लीमेंचु ने विल्सन के 14 सूत्री मांगों पर व्यंग करते हुए या 14 सूत्री कार्यक्रम पर व्यंग करते हुए कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की 14 आज्ञाएं हैं, जबकि भगवान की केवल 10 आज्ञाएं हैं। क्लीमेंचु यूरोप की शक्ति के संतुलन व्यवस्था की कूटनीति जटिलताओं को भली भांति समझता था और वह जानता था कि अमेरिका उदारतावाद एवं आदर्शवाद के द्वारा यूरोपीय व्यवस्थाओं का समाधान संभव नहीं था। ऑरलैंडो इटली का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो एक प्रमुख विद्वान, कानून का अध्यापक एवं चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर इस सम्मेलन में हिस्सेदारी की थी। एक अन्य समस्याओं में वह रुचि नहीं ली। इटली की मांगों की पूर्ति नहीं होने पर ऑरलैंडो ने सम्मेलन छोड़ दिया था और अपनी जगह अन्य प्रतिनिधि भेजे थे। इसका एकमात्र उद्देश्य लंदन गुप्त संधि की पूर्ति करवाना था। इसके लिए उसने अत्यधिक प्रयास किए। पेरिस शांति सम्मेलन में जापान का प्रतिनिधित्व साईओजी किनमोची कर रहा था। यूरोपीय मुद्दों में उसकी कोई महत्वपूर्ण रुचि नहीं थी। वह शांत प्रदेश चाहता था, जो उसे मिल गया था। इसके अतिरिक्त दक्षिणी अफ्रीका से जनरल स्मट्स व बोथा, अमेरिका से लेस्निंग एवं कर्नल हाउस, इंग्लैंड से कन्फेर तथा पोलैंड से पिलसुदस्की भी सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन में शामिल 4 देशों के राष्ट्रीय हित क्या क्या थे, आइए इनको देखिए। तो ब्रिटेन, सबसे पहले ब्रिटेन का प्रथम उद्देश्य एक सामुद्रिक शक्ति एवं व्यापारिक प्रतिद्वंदी के रूप में जर्मनी को समाप्त करना था। दूसरा, यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना था। इसके लिए फ्रांस को अधिक शक्तिशाली होने से रोकना। और तीसरा, जर्मनी के औपनिवेशिक साम्राज्य में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य प्राप्त करना था। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रादेशिक विस्तार नहीं चाहता था, किंतु वह यूरोप एवं एशिया में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करना चाहता था। इसके अतिरिक्त वह सुदूर पूर्व में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था, ताकि उसकी विस्तारवादी नीति से अमेरिका का महत्वपूर्ण बाजार चीन से बच सके। तीसरा, इटली का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो उन सभी क्षेत्रों को प्राप्त करना चाहता था जो 1915 ईस्वी की लंदन की गुप्त संधि के अनुसार उसको मिलना था।
जिसके अंतर्गत एड्रियाटिक तट पर अपने प्रभाव का विस्तार करना और तुर्की के साम्राज्य के एशियाई भाग में उसका प्रभाव स्थापित करना तथा फ्यूम बंदरगाह को प्राप्त करना। एड्रियाटिक तट पर अपने प्रभाव का विस्तार करना और तुर्की के साम्राज्य के एशियाई भाग में उसका प्रभाव स्थापित करना तथा फ्यूम बंदरगाह को प्राप्त करना था। अगला था फ्रांस। फ्रांस का मूल उद्देश्य जर्मनी को शक्तिहीन बना देना था ताकि वह कभी फ्रांस के लिए खतरे का कारण न बन सके। इसके अतिरिक्त अल्सास लॉरेन की पुनः प्राप्ति के साथ जर्मनी से उसके रूर एवं सार के कोयले एवं लोहे के क्षेत्रों को अधिग्रहित करना भी फ्रांस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। शांति सम्मेलन के समक्ष कुछ समस्याएं भी थीं। आइए इन समस्याओं पर दृष्टिपात करते हैं। पहली, राजनीतिज्ञों को विविध एवं जटिल समस्याओं का समाधान करना था। उन्हें विभिन्न योजनाओं एवं परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करते हुए ऐसे समझौते की रूपरेखा प्रस्तुत करनी थी जो महाशक्तियों एवं अन्य सहयोगी राष्ट्रों के लिए भी मान्य हों। उन्हें केवल शांति स्थापित नहीं करनी थी बल्कि शक्ति को स्थायी बनाने की व्यवस्था भी करनी थी। साथ ही दीर्घकालीन संघर्ष से शक्त विकसित यूरोपीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण, मध्य एवं पूर्वी यूरोप के लाखों लोगों की खाद्य समस्या का भी हल, विजयोन्मुख सेनाओं पर नियंत्रण एवं उत्तेजित जनमत के प्रतिशोध की भावना को भी संतुष्ट करना था। अमेरिका सम्मेलन में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के पक्ष में था। वह गुप्त निर्णयों का कट्टर विरोधी था, लेकिन फ्रांस व इंग्लैंड इसके विपरीत गुप्त रूप से निर्णय के पक्ष में थे। क्षत्रिय व्यवस्था के संबंध में खुले निर्णय लेने पर उत्तेजना फैलने की आशंका थी, अतः सम्मेलन के अधिकांश निर्णय गुप्त रूप से ही किए गए। शांति संधियों में सबसे बड़ी बाधा मित्र राष्ट्रों द्वारा युद्ध काल में की गई गुप्त संधियों के अनुसार दिए गए आश्वासनों और विल्सन के आदर्शवादी 14 सूत्री कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की थी। यदि गुप्त संधियों के आश्वासनों को पूरा किया जाता तो जर्मनी के साथ विल्सन के सिद्धांतों के अनुकूल न्यायपूर्ण संधि नहीं की जा सकती थी। लॉयड जॉर्ज, क्लीमेंशु एवं ऑरलैंडो के बीच भी मतैक्य नहीं था। क्लीमेंशु जर्मनी पर अधिक से अधिक कठोर संधि थोपना चाहता था जिससे भविष्य में जर्मनी फ्रांस को चुनौती न दे सके, जबकि लॉयड जॉर्ज जर्मनी के प्रति अधिक कठोरता के पक्ष में नहीं था। ऑरलैंडो की रुचि इटली को फ्यूम बंदरगाह प्राप्त कराने में अधिक थी। यूरोपीय राज्यों की प्रादेशिक महत्वाकांक्षाओं ने भी शांति सम्मेलन के लिए कठिनाइयाँ पेश की। फ्रांस किसी भी तरह अल्सेस लॉरेन क्षेत्र वापस प्राप्त करना चाहता था। पोलैंडवासी स्वतंत्र एवं पृथक राज्य की मांग पर अड़े हुए थे। वे स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे। बाल्कन क्षेत्र में भी असंतोष व्याप्त था। इन सभी राज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं पेरिस शांति सम्मेलन के लिए कठिनाई उपस्थित कर रही थीं। पेरिस शांति सम्मेलन में एकत्र राजनीतिज्ञों को रूसी साम्यवाद के प्रसार और उसके अनिष्टकारी प्रभाव के प्रति सचेत होकर कार्य करना पड़ा। जिस प्रकार वर्ष 1815 की वियना कांग्रेस में जैकोबिनवाद का भय था, उसी प्रकार वर्ष 1919 में बोल्शेविकवाद का भय था।